हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको लेक्चर नंबर 2 का समरी देने वाला हूँ, आइसोमेरिज्म चैप्टर। वैसे मतलब ये बेसिक्स चल रहे हैं अभी, लक्ष्य जेई 2027 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पंकज सर। तो ठीक है, इसे शुरू करते हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में स्ट्रक्चरल आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कन्फॉर्मेशनल्स ऑफ इथेन, कन्फॉर्मेशनल्स ऑफ ब्यूटीन, पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। इसमें सर ने ये सब कराया था कल। इंट्रोडक्शन, डीयू, ये सब तो पिछले क्लास का है। आ जाओ आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ कहती है कि एक ऐसी सीरीज़ of organic compound which contain a characteristic functional group or forms a homologous series and a member of the series are called homologous। मतलब कि एक ऐसा पैटर्न चलता है इसके अंदर जिसमें कि CH2 का अंतर होता है। जैसे इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, किसी भी होमोलोगस सीरीज़ में आपका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, डिफरेंट मॉलिकुलर फार्मूलाज होने चाहिए। मॉलिकुलर फार्मूला अलग अलग होगा लेकिन उनमें भी एक पैटर्न होता है। डिफरेंट मॉलिकुलर मास होगा और मास इनका 14 U का डिफरेंस होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि डिफरेंट इन CH2 ग्रुप्स होते हैं। मतलब कि CH2 का मॉलिकुलर मास 14 होता है, तो 14 का इसके अंदर एडिशन होता जाता है। मतलब CH2 ऐड होता जाता है 1 2 3। यहाँ पर इंटीजर्स को लिया जाता है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि CnH2n+2, ये एक जनरल फार्मूला है। ये पहला एग्जांपल है, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा। तो पहले को देखते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला है। तो इसका पहला, जब n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो CH4 बनेगा, फिर इसके अंदर CH2 ऐड करोगे तो C2H6, फिर ऐसे ऐसे कर करके पैटर्न बनता जाएगा। इधर सेम ऐसे ही है CnH2n, लेकिन इसके अंदर आप 1 नहीं पुट कर सकते। अगर यहाँ पर आपने 1 पुट कर दिया तो ये कुछ बनेगा ही नहीं, ये नॉट डिफाइंड जैसा हो जाएगा थोड़ा जैसे। तो इसके अंदर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं सबसे पहले, तो CH2H4 बन जाएगा। फिर इसके अंदर CH2 ऐड करेंगे, मतलब 14 U मास ऐड करेंगे, यानी कि CH2 ऐड करेंगे तो C3H6 बन जाएगा। तो ये पूरी एक होमोलोगस सीरीज़ है और इसे होमोलोगस कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको होमोलोगस कहते हैं और इसको फर्स्ट होमोलोगस ऐसे करते हैं, इसको कहते हैं। और ऐसे ही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन दिया था सर ने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। जो कॉन्जिक्यूटिव होता है मतलब कि जिसके अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, बस CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो हाँ ये CH2 का डिफरेंस है, तो मतलब ए वाला सही है। अब यहाँ सेकंड वाले में C2H6 है, C3H6 है। यहाँ पर 2 का तो 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की बात आई तो 6 का 6 ही रह गया। और O तो O से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो O एक मतलब एक फंक्शनल ग्रुप है, वो ग्रुप का एक फॉर्मेट है, मतलब एक फार्मूला है जो जनरल फार्मूला है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। CH2 ग्रुप ऐड नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में C वाले ऑप्शन में भी देखोगे तो CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर A एंड C आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ होमोलोगस। अब यहाँ पेयर ऑफ होमोलोगस बोला है, मतलब कि CH2 कितनी बार भी ऐड हो सकता है। जैसे यहाँ पहली बारी में ये फिनॉल है, ये यहाँ से यहाँ जंप किया है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ CH2 ऐड हुआ है तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी अल्कोहल की कैटेगरी आ गई है और ये फिनॉल्स की कैटेगरी आ गई है। तो ये अंतर है इन दोनों में, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो ये होमोलोगस सीरीज़ में आ ही नहीं सकते। मतलब इनके अलग बनेंगे, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं बनेंगे। तो ये इन दोनों का तो अलग से हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, वो देखते हैं बाद में, सर पढ़ाएंगे उसे। यहाँ पर लिखा मेथनॉल प्लस मेथनॉल OH, और इसके बीच में कितने का अंतर है, तो 2CH2 का है, तो ये वाला भी सही है। यहाँ पर आओगे तो ये वाला भी सही मिलेगा, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर CH2 ग्रुप जुड़ गया इस जगह पे, यहाँ से इधर आने पर। और ये वाला तो 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, तो ये वाला नहीं हुआ। रिंग चेन आइसोमर, इसके बाद हमारा टॉपिक कहता है रिंग चेन आइसोमर। ये कहता है कि कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव वन कंपाउंड इज इन चेन एंड अदर इज साइक्लिक। मतलब कि कुछ भी हो, एक रिंग में होगा और एक चेन में होगा, लेकिन उन दोनों का फार्मूला सेम होगा, C3H6, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे ये
राइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन इन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ये सर ने अच्छे से समझाया था कि जैसे शू हॉर्स वगैरह वो आके आएगा तब बताऊँगा। सिग्मा सी बॉन्ड में रोटेशन होता है फ्री। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी भी कन्फर्मर को कितना भी डिग्री घुमा सकते हो। अब मैं उससे चाहे 0.111 डिग्री घुमा दूँ तो भी वो एक अलग कन्फर्मर बन जाएगा। द एनर्जी ऑफ रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स एंड आर अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। ये इसलिए अकर हो पाता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही ये लोग खुद को स्टेबलाइज करने के लिए घूमते रहते हैं। इनको रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी मिल जाती है कि रोटेट कर सकें। टोटल कन्फर्म ऑफ मीथेन इज 0। मीथेन के अंदर कोई कन्फर्मर नहीं होता क्योंकि कन्फर्मेशनल होने के लिए 2 बॉन्ड होना ज़रूरी है, मतलब 2 कार्बन होना ज़रूरी है, उनके बीच का एक बॉन्ड होगा तो वही तो घूमेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोटामर्स। रोटामर्स नाम से समझ में आ रहा है। कन्फर्मेशनल्स आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। ये लोग आइसोमर्स नहीं होते और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट इथेन में सर ने न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला ये कहता है कि हम लोग इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं। किसी भी कंपाउंड के फार्मूला को हम लोग फ्रंट व्यू से देखते हैं कि वो कैसा दिखता होगा स्ट्रक्चर्स में। तो यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, थीटा 0 है तो इक्लिप्स फॉर्म होती है। और यहाँ पर अगर ये थीटा यहाँ से 60 डिग्री है तो इसका स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। ऑल द फॉर्म्स बिटवीन ई एंड एस आर कॉल्ड स्क्यू फॉर्म्स। इनके बीच में जितने भी एंगल आ गए उनको स्क्यू फॉर्म्स कहते हैं। और इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इक्लिप्स फॉर्म सबसे कम स्टेबल होता है क्योंकि हाइड्रोजन एक दूसरे में रिपल्शन कर रहे होते हैं, इन्हें भी स्पेस चाहिए होता है जीने के लिए। तो सबसे कम स्टेबल इक्लिप्स फॉर्म रहती है, फिर उससे बड़ी स्क्यू फॉर्म, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी यहाँ पर 30 डिग्री 45 डिग्री कितना भी डिग्री, ठीक है। और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है एस माने शैगेट फॉर्म। और यहाँ पर सर ने फिर सोहॉर्स फार्मूला बताया था। सोहॉर्स फार्मूला कहता है कि मतलब कुछ नहीं है, बस ये न्यूमैन वाला था, ये फ्रंट से दिखाता है, फ्रंट व्यू दिखाता है। जो सोहॉर्स फार्मूला था उसने बोला नहीं, हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर बॉन्ड डबल है ट्रिपल है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं ना, डबल ट्रिपल सिंगल, तो कैसे पता करेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, बस इसको साइड से देखना शुरू कर दिया, बस यही है। और इसमें भी यही है, सेम इक्लिप्स फॉर्म क्योंकि हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, और यहाँ पर स्टैगर्ड फॉर्म क्योंकि, और इसको स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है उसके पीछे है ही नहीं, तो ये मतलब थोड़ा कुछ इस तरीके से दिखेगा 30 डिग्री 60 डिग्री के अंतर में। और यहाँ पर फिर सर ने इसका ग्राफ दिखाया था कि जैसे जैसे आप थीटा को चेंज करते हो एनर्जी का लेवल कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे सारी टॉप पॉइंट्स है इसको इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं इनको स्टैगर्ड फॉर्म कन्फर्मर्स कहते हैं। इक्लिप्स कन्फर्मर्स मतलब कि यहाँ पर एनर्जी बहुत हाई है तो इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है तो इन्हें स्पेस चाहिए, तो स्टेबिलिटी इनके पास सबसे कम है और यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो एनर्जी के खिलाफ इनका कुछ ऐसा साइन एक्स तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ उसी तरीके से ज़्यादा वेव जैसा। और बोला गया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 3 किलो जूल। बताया जाता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो 3 किलो कैलोरी पर मोल होता है। और एक CH 1 कैलोरी ला के देता है और दूसरा 1 कैलोरी, तीसरा 3 कैलोरी, तो ऐसे कर करके 3 कैलोरी हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ब्यूटेन का बताया, ब्यूटेन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मीथेन CH2 मीथेन वो होता है CH3, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शंस में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर सिमेट्री मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एमी एकदम साथ साथ लगा रखे हैं और उसको डायहेड्रल कहते हैं। मतलब कि जहाँ पर थीटा 0 है इसको हाँ, तो इनको फुली इक्लिप्स कहते हैं, फुली इक्लिप्स जहाँ पर थीटा 0 होता है, और जहाँ 60 डिग्री होता है उसे गॉच कहते हैं। जहाँ पर 120 डिग्री हो जाते हैं, देखो एमी 120 डिग्री का एंगल है, एमी 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 120 का है तो इसे पार्शली इक्लिप्स कहते हैं। और यहाँ पर ये 180 डिग्री आ गए तो एंटी कहते हैं। मतलब पहले 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री, तो इसे एंटी कहते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो AG मतलब जो एंटी होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इन सब में, क्योंकि इसके भी 2 रीज़न से सर ने बताया थे। कहाँ गया वो, ये रहा। एक तो टॉर्सनल
कि द स्ट्रेन अराइजेज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये दोनों यहाँ पर हैं तो इनको अच्छा खासा स्पेस चाहिए स्टेबल होने के लिए। ये एक दूसरे में रहेंगे तो क्या कहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, तो इनको दूर दूर रखेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर ये जैसे हाइड्रोजन है तो बहुत छोटा सा वो होता है, जैसे पीरियोडिक टेबल में भी देखो तो हाइड्रोजन नंबर 1 पर आता है, तो इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। लेकिन वॉन्डर वॉल करके भी एक रीज़न है। द स्ट्रेन ड्यू अराइजेज ड्यू टू रिपल्शन इन फ्रंट और बैक एटम्स ऑफ द ग्रुप ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर बल्कनेस, ये सब ठीक है। ऐसे ही है, मतलब कि जहाँ अब ये एमी है, ये बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, तो इनको अच्छा खासा स्पेस चाहिए। ये बड़े हैं साइज़ में, ये छोटे हैं, तो इन छोटे पर ये वॉन्डर वॉल नहीं लग पाता, क्योंकि छोटे हैं कोई बात नहीं, उनके ऊपर ये वाला लग रहा है बहुत है उनके लिए, वो जी रहे हैं ऐसे ही। लेकिन आप वॉन्डर वॉल है, इनको अच्छा खासा स्पेस चाहिए, तो ये लोग ऐसे में ही स्टेबल रहते हैं, इसमें स्टेबल रहते हैं, इसमें नॉन स्टेबल है। तो आ जाओ वापस से पीछे चलते हैं। तो इस रीज़न से एंटी वाले ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, मतलब स्टेबिलिटी में ज़्यादा अच्छे हैं, स्टेबिलिटी में एंटी, फिर गॉची, और फिर पार्शियली इक्लिप्स आता है, और फिर उसके बाद फुल इक्लिप्स आता है। एंटी, गॉची, पार्शियल इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स, और एनर्जी लेवल इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। और फिर सर ने यहाँ पर ये चीज़ बस सर ने ऐसे ही दिखा रखी है, इसको पढ़ सकते हो आप, वैसे कुछ इतना नहीं है, मैंने पीछे समझा दिया है। और इनका भी एनर्जी लेवल का बताया था, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एंटी से इनको नापा जाता है। एंटी से जो पीई का डिफरेंस होता है वो होता है 3.8 किलो कैलोरी पर मोल, और जो एंटी से गॉची का डिफरेंस होता है उसे कहते हैं 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। ये सर ने बोला है कि इसको याद करना है कि एंटी से लेकर इन तक इसका डिफरेंस, एंटी से लेकर गॉची का, एंटी से लेकर वो फुल इक्लिप्स का होता है 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। तो इनका एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई है, तो ये लेस स्टेबल होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। गॉची इफेक्ट कहता है कि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंटी ही सबसे आगे हो, मतलब यहाँ पर गॉची आगे है, गॉची भी आगे हो सकता है। ऐसा कब होगा, जब फ़ोन में से किसी कंपाउंड को आप अरेंज करते हो। तो फ़ोन कौन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके ऊपर खूब भयंकर वैलेंसीज होती हैं और ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर बताएगा कि ए और बी है, तो ये वाला गॉची है और ये वाला एंटी वाला है, क्योंकि ए और बी एकदम अलग अलग हो गए, और बाकी सारे हाइड्रोजन हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और देखोगे तो यहाँ पर ए और बी ये सब है, ये सारे इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं भर भर के। तो जैसे कि अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर गॉच इफेक्ट में देखा गया है कि गॉची ज़्यादा अच्छा होता है स्टेबिलिटी के मामले में एज़ कम्पेयर टू एंटी, जब बात आती है फ़ोन की। ठीक है, तो इसमें यही है। तो आगे चलते हैं। ये ओपी पॉइंट्स हैं, इनको रीड करना है खुद से, तो इसको रीड कर लेना। और होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, अब ये सारे मैं करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।